हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने उसमें पढ़ा था रजवाड़ों को एक करने में पटेल की क्या भूमिका थी। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से क्वेश्चन है, नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से समझाइए। तो बात यहाँ आती है कि अभी तो इस चैप्टर में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चल रही थी इस चैप्टर के, तो इसमें नागपुर अधिवेशन कहाँ से आ गया और ये कब हुआ। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इसका अधिवेशन मतलब किया था। इसमें अधिवेशन का मतलब है कि एक असेंबली जैसे बैठकर उस पर किसी पॉइंट पे डिस्कस किया जाता है। तो उसमें ये था कि 1920 में यहाँ कांग्रेस ने यह मान लिया था, जैसे आज़ादी नहीं हुई थी उसके पहले ही 1920 में तो हम आज़ाद हुए नहीं थे, 1947 में हुए थे। तो यहाँ पे कांग्रेस ने यह तभी मान लिया था 1920 में इस अधिवेशन में कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो राज्यों का जो गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पर होगा। ठीक है। तो भाषा को मेन माना गया कि लैंग्वेज के आधार पे हम राज्यों को डिवाइड करेंगे। लेकिन वो टाइम कुछ अलग था। जब आज़ादी मिली हमें 1947 में, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि देश का बंटवारा हो गया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसमें क्या हुआ कि आज़ादी के बाद स्थिति इतनी ज़्यादा बदल गई कि नेताओं को ऐसा लगने लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। जाहिर सी बात है कि एक तो ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया है, एक अपना एक अलग राष्ट्र बन गया और भारत एक अलग राष्ट्र बन गया। तो जाहिर सी बात है हर कोई चाहेगा कि हम फ्रीडम में रहें। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो नेताओं को लगा कि अगर भाषा के आधार पर डिवाइड करने लगे तो हर एक क्षेत्र अपना मांग करने लगेगा फ्रीडम का, तो फिर तो हम भारत को एकजुट कर ही नहीं पाएंगे, तो देश के टूटने का खतरा पैदा होगा। इसलिए सरकार कुछ फैसला लेने से डर रही थी। तो ये था आपका नागपुर अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा के आधार पर कौन सा ऐसा राज्य था जो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर वो पहला स्टेट बना भारत का। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो देखेंगे कि आंध्र प्रदेश वो क्षेत्र था जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। चलिए इसको हम आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। मतलब पूरा मद्रास आप देखेंगे अगर मैप में, तो देखिए अभी सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये सारे राज्य एक में शामिल थे जो मद्रास के अंतर्गत आते थे, है ना। और इसमें क्या हुआ, तेलुगु भाषी के क्षेत्र के लोग विरोध करने लगे कि हमारा एक अलग राज्य बना दिया जाए। ठीक है। तो यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनने की मांग को लेकर था, कि अलग राज्य की मांग कर दी। तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश किया जाए। तेलुगु भाषी का लैंग्वेज के जितने लोग हैं एक उनका अलग स्टेट बना दिया जाए जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। तो उसी में एक वहाँ के मतलब एक कहा जाए सामाजिक कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने क्या किया, इस मांग को कंप्लीट करने के लिए अनिश्चित काल पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। और गवर्नमेंट इन बातों को ध्यान नहीं दे रही थी। वो भूख हड़ताल किए हुए थे और बैठे हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट इधर ध्यान नहीं दे रही थी। तो 56 दिन के बाद मतलब 56 डे के बाद उनकी मौत हो गई। तो अब जब उनकी मौत हो गई तो ये हिंसा बहुत ज़्यादा भड़क गई लोगों में। तो हिंसक आंदोलन हुए, घटनाएं, लोग सड़क पर आ गए, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। फिर तो अंत में नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की मांग को मान ली कि ठीक है, एक आंध्र प्रदेश राज्य भाई पहला निर्मित किया जाए। सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक राज्य घोषित किया। तो इसमें यह है कि पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य था कि जो क्या नाम पहली बार भाषा के आधार पर निर्मित हुआ था। तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अभी उसी क्वेश्चन में था राज्य पुनर्गठन की, राज्य पुनर्गठन आयोग होता क्या है। तो इसमें देखिए इसको क्वेश्चन बना दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इनकी सिफारिशें क्या थी। तो सर्वप्रथम यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। और ये किस लिए बना था, ये इसीलिए बना था कि जिस क्षेत्र में जैसी जनसंख्या है जातिवाद मतलब मान लीजिए धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे, इन जनसंख्या को देखना था डिवाइड करके कि किस तरीके से राज्य को हम क्या करेंगे डिवाइड करके
राज्यों में डिवाइड करेंगे और उसको एकता के सूत्र में बांधेंगे। तो ये 1953 में तो बना था, लेकिन ये अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हो, मतलब ये कानून बनकर ये पारित हो गया 56 में, तब से लागू किया जाने लगा। इसने अपनी सिफारिशों में ये मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। इनको ऐसा लगा इस गठन को कि भाषा के आधार पर करना ही ज़्यादातर सही रहेगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो 1 नंबर में यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था, तो ये है आपका आंसर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कश्मीर की रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई। कश्मीर की रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, कश्मीर के जो राजा वहाँ पे थे वो हरि सिंह थे। और अब इनके बारे में सुनिए, कल मैंने बताया भी था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वो जो ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे आज़ादी के बाद, और ना ही हिंदुस्तान में, ना ही भारत में। वो एक स्वतंत्र राज्य, अपना क्षेत्र था उनका, और वो अकेले ही रहना चाहते थे, ठीक है, स्वतंत्र, फ्रीडम में। तो लिखा कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था। तो बात ऐसा क्या है कि भाई पाकिस्तान क्यों अपना मानता था, क्योंकि आपको कल बताया गया था कि वहाँ की जो जनसंख्या थी वहाँ पे क्या नाम है, कश्मीर में, वो ज़्यादातर कौन थी, मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान के लीडर ये जानते थे कि अगर बाय द वे हम आक्रमण किए तो वहाँ की जनसंख्या जो है, वहाँ की जो जनता है वो हमारा सपोर्ट करेगी, मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट करेगी। इस वजह से वो अधिकतर यही मानते थे कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर, पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया कश्मीर पर और अपनी सेना भी भेज दी, यह सोचकर कि वहाँ के मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर वहाँ के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। वहाँ के जो हरि सिंह जो राजा थे, उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान आक्रमण कर दिया तो उन्होंने घबराकर भारत से मदद मांगा। तो भारत ने मदद तो की, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी कि मदद हम इस शर्त पे करेंगे कि जब आप हमारे में विलय हो जाओगे, मतलब हमारे में मिलोगे, ये क्षेत्र हमारे में सबमिट होगा, तब हम आपका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम कर नहीं सकते। तो उस समय उन्होंने, हरि सिंह ने साइन किया और हमारे भारत में तभी से कश्मीर हमारे भारत का एक हिस्सा बन गया कश्मीर का। और उसी पर नेहरू जी ने कश्मीर को विशेषाधिकार दिया। जो आपने अभी देखा कि मोदी सरकार ने क्या किया, वो जो 370 आर्टिकल जो था उसको क्या किया, समाप्त कर दिया। जो कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया था, अब वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार हुआ। जैसा कि कल आपको पिछली क्लास में मैंने मैप दिखाया था, और उस मैप में हमने देखा था जम्मू कश्मीर को, उस मैप में देखा था हैदराबाद को, जूनागढ़ को और मणिपुर को। जिसमें आज देखेंगे हैदराबाद को, कि हैदराबाद की रियासत का विलय किस प्रकार हुआ, मतलब भारत में किस प्रकार वो आया, है ना। निजाम दुनिया के दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। वहाँ का जो शासक था वो निजाम था, और निजाम को मतलब ये कहा जाता था दौलतमंद, मतलब धनी लोगों में नाम में काउंट था। और वो आपने सुना भी पिछली क्लास में कि वो स्वतंत्र अपने को घोषित कर दिया था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भारत में मिलना नहीं चाहते हैं। निजाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। निजाम बहुत अत्याचारी था, किसान एवं महिलाओं के साथ उसका व्यवहार बुरा था। कहा जाता है कि जो निजाम था, उसका जो प्रशासन था बहुत ही बेकार सा था। वो मतलब किसान और महिलाओं को परेशान, मतलब उनके साथ अत्याचार किया करता था। जनता ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निजाम के खिलाफ किसने आंदोलन शुरू किया, तो उसमें मेन किसान और महिलाएं हैं, जनता तो है ही है। जनता मतलब उसमें किसान और महिला मेन थे, उसमें किसानों और महिलाओं का वो विद्रोह था, ठीक है। आगे है कि विद्रोह को कुचलने के लिए निजाम ने अर्ध सैनिक बल भेजा। अब आप बात आती है अर्ध सैनिक क्या होता है। अर्ध सैनिक जिसे राजाकार कहा जाता है। राजाकार एक तरह से गुंडे थे, ना कि वो सैनिक थे। मतलब ऐसे ही कुछ लोग थे जो गुंडो टाइप के उसके पास थे, निजाम के पास, उसने उसको भेज दिया, ठीक है। तो आगे चलेंगे, राजाकार सांप्रदायिक थे, मतलब सिर्फ मुस्लिम लोगों को वो छोड़ देते थे, अन्यथा जो हिंदू गैर मुसलमान, मतलब हिंदू हो, सिख हो,
जैन हो, बौद्ध हो, उन सभी को वो क्या करते थे, अपना निशाना बनाए रखे थे। तो मतलब एक तरह से सभी को मारने काटने लगे थे जो रजाकार थे, सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर। लूटपाट उन लोगों ने किया, हत्याएं किया और बलात्कार भी किया साथ में। इसलिए वहाँ की जनता बहुत दुखी हो गई थी। तो 1948 सितंबर में भारत की सेना ने इन पर हमला किया। कई दिनों तक युद्ध चला। बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण किया। और ये कहा जाता है इसमें सबसे बड़ी भूमिका यहीं पे थी। किसकी थी? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इस तरह से हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। अब आगे चलते हैं, मणिपुर का विलय भारत में कैसे हुआ है। ठीक है, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को देख लिया, हैदराबाद को देख लिया, ये चार रियासतें जो अपने आप में दबंग थी और एक तरह से कहा जाए भारत में मिलना नहीं चाहती थी। तो आपने सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को इसमें ऐड किया गया, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर हैदराबाद से पूछा जाता है, फिर अभी कि मणिपुर का। तो मणिपुर का विलय भारत में कैसे हुआ? देखिए, मणिपुर के राजा थे, वहाँ राज्य शासन था। तो मणिपुर के राजा महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। ये क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा जाता है, मणिपुर का राजा उस समय कब कौन थे 1947 में। तो वो ये था कि मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे। 1948 में जून महीने में चुनाव कराया गया। इस चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, कौन सा ऐसा भारत का राज्य था जो सर्वप्रथम चुनाव कराया? तो आप देखेंगे कि मणिपुर ही राज्य ऐसा था जो सर्वप्रथम चुनाव के माध्यम से मतलब राजतंत्र कायम हुआ वो था शुरू में। मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया था। अब देखिए, अभी वयस्क मताधिकार कितने पे मानते हैं आप लोग? 18 ईयर्स पे मानते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि उस समय 1947 में वयस्क मताधिकार की एज हुआ करते थे 21, माने 21 ईयर का कोई हो तब वो वोटिंग कर सकता है, 21 ईयर्स का। मणिपुर के राजा ने आज़ादी के कुछ दिन पहले भारत के साथ विलय के लिए एक नीति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा उन्हें आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। मणिपुर की विधानसभा ने कहा कि बिना उनके सलाह मशवरे के राजा पर दबाव बनाकर उन्हें भारत में शामिल करने के लिए राजी किया गया। जो वहाँ की जनता थी, जो विधानसभा के लोग थे, जो लीडर थे, वो मानते थे कि राजा पे दबदबा बनाकर भारत में इसको विलय किया जा रहा है। मणिपुर की सरकार यह चाहती थी कि इसका विलय भारत में हो। वहाँ की जो सरकार थी, मतलब वहाँ के जो लीडर थे मेन, जो वहाँ के, तो वो वही चाहते थे कि जो वहाँ के राजा थे बोधिचंद, वो चाहते थे कि हमको भारत में मिल जाए, मतलब हमारा विलय हो जाए। लेकिन वहाँ की विधानसभा जो थी, वहाँ के जो और अन्य लीडर थे, अन्य पार्टियाँ थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी कि हम भारत में मिले। भारत सरकार इन्हें भारत में शामिल करने में भी सफल हुई, लेकिन यहाँ की जनता आज भी इस बात पर क्रोध और नाराजगी लिए हुए है। तो जैसा कि आपने 3 स्टेट का देखा, जम्मू कश्मीर का देखा, आज हैदराबाद का देखा और मणिपुर का देखा। नागपुर का था कि अधिवेशन हुआ था इसलिए वो क्वेश्चन था। तो आज हम यहीं अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया पूरा। जब से आपने ये वीडियो शुरू हुई, मतलब 2-3 वीडियो में जो बनाया गया, तो पूरा ये चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, अब हो सके नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी मैं दूं, तो आपको वो कॉपी में करना है। ये सारे वर्क आपको करने हैं कॉपी में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।